से वंचित होते दिखाई दे रहे। ठीक है, आपका कहना है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। ठीक हो गया। शांति प्रसाद भट्ट जी उपाध्यक्ष है यूकेडी के और राज्य के मुद्दों को भली भांति समझते हैं। भट्ट जी, आरक्षण का मसला एक बार फिर से फंस गया, क्या कुछ कहना है आपका? आखिर ये जो चीजें हो रही हैं ये किस दिशा में इशारा करती हैं? देखिए रवि जी, आज की जो ये डिबेट है ये बड़ी महत्वपूर्ण है और ये उत्तराखंड की जो मूल जनता है, वो चाहे गुरुकुल नारसन की हो चाहे बद्रीनाथ की हो, उसे समझना चाहिए कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की सत्ता उत्तराखंड में रही है इन 24 वर्षों में, और हर एक मुद्दे में जहां व्यक्तियों को लाभ मिलना चाहिए, मूल को लाभ मिलना चाहिए, वहां सरकार कैसे जलेबी बनाती है, इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। देखिए रवि जी, मैं खाली आंदोलनकारियों की बात नहीं करूंगा, मैं आपको ध्यान आकर्षित कराऊंगा आपके माध्यम से जनता का कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां ये कहती हैं कि मूल निवास भी लागू होना चाहिए, भू कानून भी लागू होना चाहिए, मगर 24 वर्षों में नहीं हुआ है। इसी क्रम में अगर आप देखेंगे कि उत्तराखंड में एनडी तिवारी सरकार ने उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण की बात कही, इससे उत्तराखंड के जनमानस में एक आकर्षण पैदा हुआ कि हमने इस राज्य के लिए संघर्ष किया है, हमको सरकार के द्वारा लाभ मिल रहा है। इससे हुआ क्या, मैं बड़ी व्यवहारिक बात आपको बताऊंगा, तब मुद्दे की बात पर आऊंगा ताकि जो श्रोता सुन रहे हैं उनको इस बात का भी पता रहे कि कैसे सरकारें अपने लाभ के लिए जनता के साथ में धोखा करती हैं। जब कांग्रेस ने क्षैतिज आरक्षण दिया तो एक दौर चला, लोग मुद्दे छोड़ के कांग्रेस के सदस्य बनने लगे, धड़ाधड़ राज्य आंदोलनकारियों के सर्टिफिकेट बंटने लगे। फिर वही क्रम भाजपा ने भी किया, आंदोलनकारियों के बहुत बड़े जत्थे कांग्रेस भाजपाई हो गए। उसके बाद नौकरियां भी लगी, 1700-1800 लोगों की नौकरियां भी लगी। फिर वही बात आई कि वो कौन लोग हैं जो उत्तराखंड में नहीं चाहते राज्य आंदोलनकारियों को लाभ मिले। फिर एक जनहित याचिका डली, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। 17 में ऐसा ब्रेक लगा, जिनकी नौकरियां लगी उनकी भी नौकरियां खतरे में आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया हम देंगे, हम करेंगे, और 6 साल के बाद फिर जब जनता ने आंदोलन शुरू करे, राज्य आंदोलनकारियों ने, तो भारतीय जनता पार्टी ने हिला हवाली करते हुए फिर आरक्षण 10% राज्यपाल से स्वीकृत करा लिया। अब आता है सवाल, जब 2017 में किसी ने हाई कोर्ट में रिट लगाकर उत्तराखंड के राज्य का आंदोलनकारियों का हक छीन लिया था, तो हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था सरकार को। भाजपा को किसने रोका? ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, राज्य आंदोलनकारी गए, वो पेंडिंग पड़ा है। अब पुनः अब अगर किसी ने दोबारा लगा दिया हाई कोर्ट में, तो आप मुझे एक बात बताइए, जिस हाई कोर्ट ने रोक लगाई है, नैनीताल हाई कोर्ट ने, क्या वो दोबारा बहाल कर देगा? हो नहीं सकता। और अगर यहां फिर पेंडिंग पड़ गया तो यह सरकार सुप्रीम कोर्ट तो जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती? सबको पता है, अरे जो राज्य आंदोलन में उत्तराखंड का सिर है, कभी उत्तर प्रदेश से अलग नहीं होगा, राज्य बनना नहीं चाहिए, ये लोग तो जो है अलगाववादी हैं, जो उत्तराखंड की मांग कर रहे हैं, ऐसे कहने वाली भाजपा ये चाहेगी कि उत्तराखंड के मूल निवासियों को उसका हक मिले, 10% क्षैतिज आरक्षण मिले? तो अब आपके सामने है कि जैसे ही सरकार ने जो राजनीतिक नौटंकी करी, फिर एक भुवन सिंह पहुंच गए हाई कोर्ट, फिर स्टे हो गया। अब 6 सप्ताह का टाइम दिया हुआ है, सरकार ने यदि सही जवाब नहीं दिया तो क्या होगा? फिर स्टे, पुराना ऑर्डर फिर एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद सरकार क्या करेगी? कहने का मतलब है, ये उत्तराखंड की जनता को समझना चाहिए कि राज्य आंदोलनकारी बनने के लिए जो भाजपा के मेंबर, कांग्रेस के मेंबर बने, आज उन्हीं के साथ ये धोखा हो रहा है। और जो इनके बस्ता भोगने वाले थे, अब वो अगले बगले झांक रहे हैं। मेरा यह कहना है कि यदि झुग्गी झोपड़ी पर अध्यादेश हाई कोर्ट करे, तो ये एक झटके में जो अध्यादेश लेकर जो आ जाते हैं आदेश को पलटने के लिए, जब उत्तराखंड को लूटना हो तब एक झटके में दोनों सरकारें जो है राज्य विरोधी संशोधन कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं,
जब 10% क्षैतिज आरक्षण सरकार ने देना ही था तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्यों नहीं पैरवी करी कि ये राज्य का मसला है, हम अपने लोगों को आरक्षण देकर उनको सम्मान करना चाहते हैं। मगर क्योंकि ना कांग्रेस चाहती है ना भाजपा चाहती है, जैसे मूल निवास और भू कानून में नौटंकी तो कर रहे, मगर जब तक चप्पा चप्पा उत्तराखंड का बाहर वाले खरीद नहीं लेंगे तब तक ये नौटंकी चलती रहेगी। उसी क्रम में राज्य आंदोलनकारियों के साथ ये जो ठगी का खेल भाजपा कांग्रेस कर रही है, ये उन जनता को समझना चाहिए जिन्होंने इनके बस्ते बोगे हैं। ऐसे ही आपके बच्चों का भविष्य ये बर्बाद करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। अब भी आंख नहीं खुली, अब भी अगर इनके झंडा बरदार बने तो इससे बड़ा मजाक उत्तराखंड का क्या हो सकता है कि जिन्होंने 42 से ज्यादा शहादत देकर ये राज्य बनाया, आज उन्हीं का मजाक उत्तराखंड की ये सरकारें कर रही हैं। इससे शर्म की बात, इससे शर्मनाक घटना उत्तराखंड में नहीं हो सकती। मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम ठगे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, मगर आंखें नहीं खुल रही है। ये 5 किलो राशन का चश्मा उतारिए और ऐसे राजनीतिक बेईमानों को जब तक उत्तराखंड से बाहर नहीं खदेड़ोगे तो हर क्षेत्र में आप ऐसे ही ठगे जाओगे। ऐसा ना हो, इसके लिए एक जन आंदोलन की जरूरत है। आओ उत्तराखंड में एक बार फिर तय करो कि इन राष्ट्रीय पार्टियों ने जिन्होंने राज्य आंदोलन में भी विरोध किया, ये कभी हमारे नहीं हो सकते। ये राज्य आंदोलनकारियों का क्षैतिज आरक्षण से तो यही साबित होता है कि ये नहीं चाहते कि उत्तराखंड के आदमी पनपे। हमें प्रेम पंचल जी आपसे इसमें बहुत जरूरी ये मसला हो जाता है, क्योंकि आरक्षण इसको कानूनी तरीके से भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, सरकार का वायदा था, सरकार कहते हमने वायदा पूरा किया, आप कोर्ट में फंस गया, लेकिन वहाँ भी सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है अगर कोई वायदा आपने जनता के साथ, राज्य आंदोलनकारियों के साथ किया है। हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि जो लगातार पिछली बार भी यही हुआ, इस बार भी यही हुआ, सरकार भाजपा की ही थी, अभी भाजपा की है। कांग्रेस भले ही ये कहती है कि हम भी चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस की भी सरकार प्रदेश में रही है, तब आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? सवाल ये भी। ये बहुत भावनात्मक मुद्दा है। इसमें समझने की जरूरत है कि जब एनडी साहब की सरकार थी, एनडी तिवारी की सरकार थी, तो उन्होंने एक राजनीतिक दाव पेच चलाया और उन्होंने कहा कि हम आंदोलनकारियों को आरक्षण देंगे, नौकरी देंगे, पेंशन देंगे। और उन्होंने जिस तरीके से भी उन्होंने दिया और विपक्षियों को खत्म करने के लिए, उनकी बात को समाप्त करने के लिए उन्होंने ये राजनीतिक दाव पेच चला। और बहुत खांटी और बहुत सुलझे हुए राजनीतिक व्यक्ति थे वो। पूरे देश के अगर हम राजनीतिक व्यक्तियों की बात करें तो उनमें वो सुपर है, सबसे सुपर राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। वो चाह रहे थे, अगर उनके मन की वो समय समझें, हमने उनको देखा है, वो चाह रहे थे कि मेरी बात का विरोध हो, लेकिन उनकी बात का विरोध इसलिए नहीं किया कि जब आंदोलनकारी की लिस्ट बनी तो मुझे लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों के 2-4 बढ़ करके आए उसमें, वो चुप हो गए। जब ये मामला विपक्षी लोग जब सरकार में आए, जब उनके पास आए, तो उनको भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। ये पूरा मामला वोट की राजनीति पे टिका हुआ है। और जब ये मामला तब से लेकर अब तक, अब ये जुडिशियल में मामला है, तो ये दोनों पार्टियां जो सत्ता में रही है, ये दोनों पार्टियां इससे पीछा छुड़ाना चाह रही है। इससे पीछा इसलिए छुड़ाना चाह रही है कि जितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली, अगर उनकी विवेचना करते हैं, माना मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और वो लोग अगर सुन रहे होंगे तो बाहर खड़े हो सकते हैं जब मैं यहाँ से नीचे उतरूंगा ऑफिस से, कैसा कैसे बोल रहे हो। उनका जो वर्क कल्चर है वो किस विभाग में किस तरह का रहा, वो मैसेज मौखिक रूप से, लिखित रूप से शिकायतें आ रही है। काम का कल्चर जहाँ जहाँ हो रहे उन्होंने काम का कल्चर को खराब किया या अच्छा किया, उस पर भी विवेचना होनी चाहिए। उसके बाद जब आंदोलनकारियों का मामला सामने पे आया कि कुछ लोगों को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 15,000 पेंशन मिल रही है, कुछ लोगों को नौकरी मिल गई है, तो पूरे प्रदेश में ये मैसेज जा रहा है कि 1/3 का नहीं, 1/3 हिस्सा, और 1/3 है ये जो 75% लोग हैं, वो तो आंदोलनकारी नहीं है, सिर्फ 25% लोगों से भी कम आंदोलनकारी। इसका मतलब इन्होंने राज्य में मार खाई, राज्य की लड़ाई लड़ी, इन्हीं के कहने से राज्य बना। तो पूरा प्रदेश नाराज है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये विवेचना होनी चाहिए कि कौन, किस परिवार से कौन व्यक्ति राज्य आंदोलनकारी संगठन में नहीं था, कौन सड़क में नहीं आया था, कौन था वो जिसने राज्य का आंदोलन का विरोध किया। सबसे पहले उसकी विवेचना होनी चाहिए, उसकी लिस्ट बननी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि अगर ये मामला कोर्ट को ये ज्यादा चिढ़ाएंगे तो कोर्ट इस
इस भावना इस मुद्दे पे आएगा क्योंकि न्यायालय तो एक हमारा पवित्र स्थान है जहां से सबको संतुष्टि मिलती है, सबको न्याय मिलता है, संवैधानिक पीठ है। तो संवैधानिक पीठ जब इस पे बोलेगा कि भाई ऐसा एक लिस्ट बनाई, सरकार को बोलेगी कि एक लिस्ट बनाई कि राज्य आंदोलन में कौन परिवार नहीं थे, कौन किस घर का नहीं था, किस क्षेत्र का नहीं था, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब आंदोलनकारियों की ये सब चीजें आई है तो तत्काल जो IAS ऑफिसर रहे, तब वो PWD के सेक्रेटरी थे चंद्र सिंह जी, आज भी जिंदे हैं, ऐसा नहीं, सब कुछ है। वो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने भी तब वो पद पे रहते हुए उन्होंने चिट्ठी लिखी और उन्होंने एक सेंटिमेंट बात लिखी कि जितने भी जुलूस उत्तराखंड राज्य में आए उन जुलूस के आगे कोई ढोल बजा या नहीं बजा, यदि बजा तो जो आंदोलनकारी जिनको नौकरी लगी हुई उन्हीं से पूछा जाए। एक ऐसा उन्होंने चिट्ठी लिखी जब नहीं तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मानव अधिकार आयोग में रिट दायर की। आप ताज्जुब मानोगे, उसकी मुझे नहीं था पूरा पता कि आज इस पे डिबेट है, मेरे पास कागज है। मानव अधिकार आयोग ने बाकायदा सरकार को लिखा कि भाई पूछिए, अगर 2 आदमियों का जुलूस था तो तीसरा ढोल था उसमें, ऐसी भी नौबत थी। अगर 5 आदमियों का जुलूस था तो उसमें 4 ढोल बज रहे थे, तो 10 लोगों की संख्या लगती है। जो म्यूजिक जो आंदोलन को एक ताकत दे रहा था ना, सरकारी कर्मचारियों ने अपने ऑफिस छोड़ करके ताला लगा करके सड़क में आए, नौकरी को उन्होंने स्वाहा कर दी। उनका दिल क्या कहेगा? न तो उनकी तनख्वाह में इंक्रीमेंट हुई है, न उनको उस तरह का सम्मान मिला है, पता नहीं किसको नौकरी मिल गई है। तो फिर मानव अधिकार आयोग ने एक चिट्ठी लिखी सरकार को, इस पे विवेचना की जाए कि ढोल वाले थे। पता है आपको, जो आंदोलनकारी नौकरी लगे हुए हैं उनके बाल बच्चे, माँ बाप सब हैं, वो आंख बंद करके अगर माँ बाप अपने बाल बच्चों को देखते ना तो सही जवाब है। उनका जवाब क्या आया कि जो ढोल बजाने वाले थे उनको हमने पैसा दिया। हमारे आज के प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट से मैं आज डिबेट में पूछना चाहता हूं कि आपके आंदोलन में जो ढोल बज रहा था, क्या आपने उनको पैसा दिया? अगर दिया तो आज आप जरूर बोले। तो जो ये बॉजरेशन पूरे राज्य में फैल रहा है, अब सत्ता में जो भी पार्टी, चाहे इस समय भाजपा है या कांग्रेस होती, अब ये इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और इससे पीछा छुड़ाने के लिए न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? अगर इनका बड़ा फायदा होता तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए इनके तो अपने सब सॉलिटेयर वगैरह बड़े बड़े वकील हायर कर रखे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन सरकार चाहती है कि इसमें भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सरकार नहीं चाहती कि किसी का अहित हो, सरकार अभी ऐसा वैसे कुछ नहीं चाहती है। तो इसलिए यह है कि इसमें विवेचना बहुत जरूरी है कि कौन लोग थे कि जिसने आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। और बहुत सारी चीजें हैं कि जिसमें हम लोगों को अभी इसमें बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत है। आंदोलनकारियों को इतना आरक्षण देना जितना मांग रहे हैं, उसके बाद टोटल आरक्षण का अगर हम कंक्लूजन करेंगे तो फिर आरक्षण का दायरा क्या रहेगा उत्तराखंड में? जो संवैधानिक रूल्स हैं, उस रूल्स में जिस तरह से आरक्षण का बंटवारा किया गया है, SC का अलग है, ST का अलग है, OBC का अलग है, फिर सामान्य जाति के लोगों को, क्योंकि वो भी एक आरक्षण माना जाएगा। भाई बांटा गया ना, 100 में से एक टुकड़ी ये खाएगा, सबको दिया जा रहा है। ऐसा नहीं किसी का अहित हो रहा उसमें। लेकिन इसके बाद जो चौथा यहाँ पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी का जो मसला उठा है, वो तो ND तिवारी तो चाह रहे थे कि विरोध हो जाए, लेकिन उनका विरोध किसी ने नहीं किया। ठीक है पंचोज, मैं आता हूँ आपके बाद। आप भट्ट जी से इस पर कमेंट लूंगा और हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।